नमस्ते बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8वीं विषय विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस विज्ञान में हम लोग देख रहे हैं पार्ट 3 बल और दाब, जिसमें हम लोगों ने पहली वीडियो देखे थे। पहली वीडियो में हम लोगों ने संतुलित और असंतुलित बल देखे थे। इसके अलावा जो है कि संपर्क और असंपर्क बल के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया। अब उसके आगे की जो वीडियो हम लोग देख रहे हैं, वीडियो नंबर 2 में, इसमें हम लोग जड़त्व के बारे में देखेंगे कि जड़त्व क्या होता है। तो जड़त्व के बारे में आपको मालूम होगा मेरे प्यारे बच्चों, किसी वस्तु की अर्थात उसकी जो अवस्था होती है, चाहे वो स्थिर अवस्था हो चाहे गतिशील अवस्था हो, उस अवस्था में जो पिंड जिस स्थिति में है वही उसका जड़त्व होता है। देखते हैं हम लोग, यहाँ पे डेफिनेशन लिखा गया है जड़त्व का कि पिंड गति की जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। इसलिए बाह्य बल प्रयुक्त न होने पर स्थिर अवस्था वाली वस्तु स्थिर ही रहती है तथा गतिशील अवस्था वाली वस्तु गतिशील ही रहती है। ये जड़त्व है। अर्थात पिंड गति की जिस अवस्था में है, चाहे वो स्थिर अवस्था में हो चाहे गतिशील अवस्था में है, जिस अवस्था में वह पिंड स्थिर है उसी अवस्था को उसका जड़त्व कहते हैं, जब तक कि कोई बाह्य बल उसको जो है कि प्रयुक्त न हो। अगर आप लोग को मैंने न्यूटन का पहला नियम ही बताया कि न्यूटन के पहले नियम में यही था कि अगर कोई मालूम है बाह्य बल प्रयुक्त न हो तो अगर गतिशील पिंड गति ही करते रहता है और स्थिर पिंड स्थिर ही रहता है। अर्थात इसी को न्यूटन का पहला नियम भी बोलते हैं। और ठीक वैसे ही जड़त्व भी है कि पिंड अगर गतिशील है तो गति की अवस्था में रहता है, और अगर मालूम है स्थिर है तो जो है कि विरामावस्था में रहता है। यही क्या है, जड़त्व है। हम लोग देखेंगे कि जड़त्व के कुल 3 प्रकार होते हैं। पहला आप लोगों को मालूम होगा विरामावस्था का जड़त्व, दूसरा है गति अवस्था का जड़त्व और तीसरा है दिशा अवस्था का जड़त्व। मतलब कुल मिलाकर 3 जो है कि जड़त्व है। हम लोग एक एक करके देखेंगे कि पहला देखेंगे कि विरामावस्था का जड़त्व क्या होता है। यहाँ पे आपको लिखा गया है कि जड़त्व के प्रकार। पहला है विरामावस्था जड़त्व। पिंड जिस स्वाभाविक गुणधर्म के कारण अपने विरामावस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता उसे विरामावस्था जड़त्व कहते हैं। अर्थात पिंड जो होता है जिस स्वाभाविक गुणधर्म के कारण, मतलब कि जिस अवस्था में है, अर्थात वह स्थिर अवस्था में है, तो वह उसका विरामावस्था जो है कि जड़त्व कहलाता है। जैसे कोई अगर मालूम है चौक ले लीजिए या डस्टर है, ये आप देख रहे हैं आपके सामने एक मार्कर रखा हुआ है। अब यह मार्कर जो है कि जब तक इसके ऊपर कोई आप बल प्रयुक्त नहीं करोगे तो वह यहीं पे स्थिर रहेगा, अर्थात यह विराम हो गया है। और इसी अवस्था को इसको क्या बोलते हैं, विरामावस्था का जड़त्व। कोई वाहन भी ले लीजिए, अगर वाहन वह स्थिर है, एक जगह पे खड़ी है और वह जो है कि उसके ऊपर कोई बल प्रयुक्त नहीं हो रहा है, एकदम विराम है, तो उसे भी हम लोग कहेंगे विरामावस्था का जड़त्व। यह जड़त्व का पहला प्रकार है, विरामावस्था का जड़त्व। दूसरा आपको दिया हुआ है गति अवस्था का जड़त्व। अर्थात पिंड जिस स्वाभाविक गुणधर्म के कारण अपनी गतिशील अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता उसे गति का जड़त्व कहते हैं। जैसे पंखे को बंद करने पर भी वह कुछ समय तक घूमता रहता है और बस के अचानक रुक जाने से बस में बैठे यात्री आगे की दिशा में फेंके जाते हैं। अर्थात आपको मालूम होगा कि अगर मालूम है कोई पिंड अगर गतिशील है तो उसके अंदर जो है कि गति, अर्थात उसके अंदर गति प्राप्त हो जाती है और इस अवस्था को गति का जड़त्व के नाम से जानते हैं। और ऐसी कंडीशन में अगर कोई मालूम है अगर बाह्य बल प्रयुक्त करते हैं या उसके ऊपर कोई बल प्रयुक्त करते हैं, तब उसके जड़त्व का जो प्रकार होता है वो बदल जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको मालूम होगा, यहाँ पे मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, जैसे पंखा। अब वो पंखा चल रहा है, वह पंखा अपनी गति में जो है कि अपनी एक सरल रेखा में गति कर रहा है, लेकिन जैसे ही हम बटन बंद करते हैं तो वह पंखा तुरंत रुक नहीं जाता है। मतलब उसके अंदर गति होती है और वह गति के कारण वह पंखा जो होती है कुछ समय तक वह गतिशील ही रहता है। इसके अलावा अगर आपको मालूम है वाहन में हम लोग जो है कि ट्रैवलिंग करते हैं, यात्रा करते हैं, तो वाहन में अगर मालूम है कोई वाहन खूब तेजी गति से गतिशील है, उस सीट के ऊपर अर्थात बैठा हुआ जो यात्री होता है, आपको मालूम होगा कि जब ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है गाड़ी के अंदर
तो वह ड्राइवर जब ब्रेक लगाता है तो वह यात्री अपने सीट से आगे की तरफ जो है कि गिर जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको मालूम होगा इसके अंदर गतिशील अवस्था का जो कि जड़त्व पाया जाता है। वह वाहन एक सरल रेखा में तेजी गति से गतिशील है, लेकिन जैसे ही मालूम है अचानक ब्रेक लगाता है तो गाड़ी रुक जाती है, लेकिन उस व्यक्ति की जो गति स्थिति है वह नहीं रुकती है और वह अपनी सीट से आगे की तरफ गिर जाता है। इस गुणधर्म को क्या बोलते हैं? गति अवस्था का गुणधर्म अर्थात गति अवस्था का जड़त्व है। तीसरा है दिशा का जड़त्व, अर्थात अब इसके अंदर देखेंगे कि पिंड के जिस स्वाभाविक गुणधर्म के कारण वह अपने गति की दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकता उसे दिशा का जड़त्व कहते हैं। जैसे वाहन सीधे सरल रेखा में गतिशील होने पर अचानक मुड़ने पर यात्री विपरीत दिशा में फेंके जाते हैं। आपको मालूम होगा कि पिंड का मतलब कि ये स्वाभाविक गुणधर्म है। आपको देखिए तीसरा दिशा का जड़त्व। अब दिशा की जड़त्व में आपको मालूम होगा जब कोई वाहन सरल रेखा में गतिशील होता है तो जैसे ही मालूम हो वह वाहन अपने मार्ग से मुड़ता है अपने मार्ग से मुड़ता है तो उस दिशा में आपको मालूम होगा कि जो सीट के ऊपर बैठा हुआ यात्री है वह तुरंत नहीं मुड़ सकता और ऐसे कंडीशन में वह विपरीत दिशा में अर्थात गाड़ी किस तरह मुड़ती है तो वह उसकी विपरीत दिशा में क्या होता है? मुड़ जाता है अर्थात गिर जाता है। तो यह क्या है? दिशा का जड़त्व है। अर्थात आप देख रहे हैं कि इसमें गाड़ी की दिशा बदल रही है और उस दिशा में यात्री को जो है कि बदलने में जो है कि उसको बहुत समस्या उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण वो जो है कि दिशा में परिवर्तित नहीं हो सकता है, वह उसके उल्टे साइड में गिर जाता है। तो यह जो है कि दिशा का जड़त्व है। अर्थात कुल मिलाकर जो पिंड जिस अवस्था में होता है उस अवस्था में उसके जो है कि जड़त्व पाए जाते हैं। अर्थात वो अगर मालूम विरामावस्था में है तो वह जो है कि एकदम स्थिर रहता है, अर्थात उसमें विरामावस्था का जड़त्व है। अगर उसमें गति की अवस्था है तो उसमें गति अवस्था का जड़त्व है। अगर वह मालूम है स्थिर है अर्थात जो है कि उसमें दिशा का है तो उसमें दिशा का जो जड़त्व पाया जाता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर 3 जड़त्व है, विरामावस्था, दिशा अवस्था और गति अवस्था। तो इस प्रकार जो है कि जड़त्व है। इसके बाद हम लोग देखेंगे दाब। तो दाब के अंदर आपको मालूम होगा सभी लोग मालूम है 4 व्हीलर वाहन चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं। 4 पहिया की गाड़ी ले लीजिए तो आपको मालूम होगा कि उसके जो टायर होते हैं उसमें हमको हवा भरनी पड़ती है। अर्थात उसके अंदर आप लोग को मालूम होगा यंत्र के माध्यम से हवा भरते हैं। उस यंत्र के ऊपर जो है कि एक चक्की लगी होती है और उसके ऊपर जो है कि लिखा रहता है और उस यंत्र के माध्यम से जो है कि उस वाहन में कितना हवा भरना है और कितना नहीं भरना है वो सारी चीजें उसके ऊपर मार्किंग होती है और जिसके कारण हम जो है कि आसानी से उस टायर में हवा भर सकते हैं और जिससे उसमें हवा भरने से उस टायर के ऊपर दाब का निर्माण होता है और जिससे वह जो है कि रोड के ऊपर आसानी से चल सकता है। और इसी तरह से आपको मालूम होगा साइकिल में भी हवा भरते हैं। साइकिल में हवा भरते समय हमें अपने स्नायु बल का उपयोग करना पड़ता है और उस स्नायु बल के कारण आपको मालूम होगा एक दाब का निर्माण होता है और उस दाब के कारण जो है कि उस ट्यूब में जो है कि हवा भरी जाती है और जिससे जो है कि साइकिल आसानी से उस मार्ग के ऊपर चलती है। तो आपको मालूम होगा यहाँ बल और दाब का क्या आपस में संबंध है? तो आपको मालूम होगा, देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग ड्राइंग बोर्ड के ऊपर हम लोग मालूम है अंगूठे से जो है कि हम लोग टाचनी लगाते हैं। अंगूठे में आप लोग देखे होंगे जो टाचनी में एक भाग नुकीला होता है और एक भाग चौड़ा होता है। तो अगर मालूम है चौड़े भाग की तरफ से अगर हम उस नुकीले भाग को अगर लकड़ी में दबाना है तो हम आसानी से जो है कि चौड़े भाग के ऊपर जो है कि हम लोग बल का प्रयोग करते हैं और जिससे उसके ऊपर एक दाब निर्मित होता है और उस दाब के कारण वह नुकीला भाग जो है कि कील का उस लकड़ी में अर्थात ड्राइंग बॉक्स में जो है कि आसानी से घुस जाता है। इसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि लोहार मालूम है जब लकड़ी के अंदर कील ठोकता है तो आप देखिए कील का ये आपको कील दिखाई दे रही होगी।
इस कील को ध्यान से देखिए कि कील का यह भाग जो है आप देखिए ये चौड़ा है और यह भाग नुकीला होता है, और नुकीले भाग को हम लोग क्या करते हैं, लकड़ी में धंसाते हैं और यहाँ पे मालूम है हथौड़ी से हम लोग प्रहार करते हैं। तो जैसे ही मालूम है सुतार इसके ऊपर लकड़ी से अर्थात जो है कि हथौड़ी से प्रहार करता है तो यह नुकीला भाग जो है कि इस लकड़ी में आसानी से घुस जाता है। क्यों? क्योंकि अगर मालूम है अगर इसका अगर उल्टा भाग अगर हम लोग इस तरह यहाँ पे करते हैं तो आपको मालूम होगा कि इसके नीचे वाला भाग जो है कि चौड़ा है और ऊपर का भाग नुकीला है, तो इस चौड़े भाग की तरफ से वह आसानी से जो है कि लकड़ी अर्थात में लकड़ी में प्रवेश नहीं कर सकता। अर्थात इसलिए इस चौड़े भाग को अर्थात यहाँ पे जो है कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, अधिक होता है, और इस अधिक क्षेत्रफल के कारण इसके ऊपर आघात करने से यह नुकीले भाग का जो क्षेत्रफल होता है एकदम कम होता है और वह आसानी से जो है कि लकड़ी के अंदर घुस जाता है अर्थात प्रवेश कर जाता है। इसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा सब्जी काटने के लिए हम लोग चाकू का इस्तेमाल करते हैं। चाकू का आप लोगों ने सभी लोग देखे होंगे कि चाकू का जिस तरफ से हम लोग जो है कि सब्जी को या फल को काटते हैं वह भाग एकदम नुकीला होता है और उसका उल्टा वाला भाग जो होता है कैसा होता है, चौड़ा होता है, और जिससे इस नुकीले भाग से जो है कि आसानी से सब्जी काटी जा सकती है। क्यों? क्योंकि इस नुकीले भाग का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, बहुत कम है इस अपोजिट अर्थात इसके पीछे भाग की अपेक्षा, और जिसके कारण यहाँ से जब हम लोग दाब लगाते हैं अर्थात बल लगाते हैं इसके ऊपर तो यह जो है कि बल और ज्यादा मात्रा में इस क्षेत्रफल के ऊपर डिपेंड करता है, और जिसके कारण क्या होता है वह सब्जी या फल आसानी से काटे जा सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे दाब की जो परिभाषा आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि दाब क्या होता है। इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत दिशा में प्रयुक्त होने वाले बल को दाब कहते हैं। इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत दिशा में प्रयुक्त होने वाले बल को दाब कहते हैं। अब देखिए आपको मैंने बताया यहाँ पर कि यह इसका क्षेत्रफल है और इस क्षेत्रफल के अर्थात इसके लंबवत दिशा में ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, एक बल का प्रयोग करते हैं, इसके ऊपर एक बल लगाते हैं अर्थात इसको दबाते हैं, और जिसके कारण इस नुकीले भाग की तरफ क्या होता है, दाब इसका अधिक बढ़ता है, और जिसके कारण क्या होता है कि यह आसानी से काटी जाती है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। अर्थात इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत दिशा में प्रयुक्त होने वाले बल को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। और दाब की आपको यहाँ पे इकाई दिया गया है, आपको मालूम है इसका सूत्र आपको दिया है, पहले देख लीजिए कि दाब बराबर बल बटे जिस पर बल प्रयुक्त किया गया अर्थात वह क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटे जिस पर बल प्रयुक्त किया गया है वह क्षेत्रफल। ये इसका क्या है, अपना जो है कि इसका डिफिनेशन है और साथ ही साथ उसका सूत्र है, और साथ ही इसकी इकाई जो आपको मालूम होगा, इकाई दिया गया है कि दाब की इकाई SI प्रणाली में बल की इकाई देखिए न्यूटन है, क्षेत्रफल की इकाई क्या है, मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर है, और साथ ही साथ दाब की जो इकाई हो गई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल होता है। पास्कल को हम लोग PA से भी दर्शाते हैं, या तो ये इकाई लिखिए या तो सिर्फ पास्कल लिखिए, दोनों इकाइयों का हम लोग उपयोग करते हैं। और दाब यह जो है कि अदिश राशि है अर्थात इसमें मालूम है दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए इसको अदिश राशि के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आपको दिया गया है कि मौसम विज्ञान में दाब की इकाई को हम लोग बार से भी लिखते हैं। मौसम विज्ञान में दाब की इकाई को हम लोग बार से भी लिखते हैं। एक बार बराबर 10⁵ पास्कल, 10⁵ पास्कल। यह जो है कि मौसम विभाग का जो है कि इकाई है, जो मौसम विभाग वाले इसको उपयोग में लाते हैं। इसके अलावा आप लोग को मालूम होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने ऊंट को देखा होगा। ऊंट जो है कि रेगिस्तान में जो है कि हम लोग रेगिस्तान में उसको जहाज बोलते हैं। अब रेगिस्तान में ऊंट दौड़ते समय आप लोग देखे होंगे वह रेत में धंसता नहीं है। क्यों नहीं धंसता है? वो इसीलिए नहीं धंसता है क्योंकि आप लोग को मालूम होगा कि ऊंट का जो तलवा होता है वो चौड़ा होता है। ऊंट का आप लोग तलवा देखे होंगे एकदम चौड़ा होता है, और चौड़ा होने से आपको मालूम होगा इस रेत के ऊपर इसका जो क्षेत्रफल है इसके पैर का अर्थात तलवे का वह काफी दूर तक जाता है, अर्थात उसका क्षेत्रफल जो होता है वो बढ़ जाता है, और जिसके कारण
ऊंट का जो बल लगाने पर भी उसका क्षेत्रफल अधिक होने से उसका दाब जो है कम होता है। अधिक क्षेत्रफल पर उसका जो है कि दाब बढ़ता है और इसीलिए ऊंट जो है कि रेत में दबते नहीं है, अर्थात धंसते नहीं है, वो आसानी से दौड़ सकता है। आप लोग देखे होंगे बर्फ में फिसलते समय हम लोग जो है कि चकती का उपयोग करते हैं। चकती का उपयोग बर्फ पे फिसलने के लिए इसलिए किया जाता है क्योंकि आपको मालूम होगा चकती का उपयोग करने से बर्फ के ऊपर लंबे दूरी तक अर्थात जो वो घेर लेता है, अर्थात उस चकती का जो क्षेत्रफल होता है बर्फ के ऊपर काफी दूरी तक होता है और जिसके कारण हमारे शरीर का जो बल है उसके ऊपर जो है कि सभी जगहों पे समान रूप से लगता है और वह चकती आसानी से बर्फ के ऊपर फिसल लेती है और हम उसके ऊपर दबते नहीं है। इसीलिए मालूम है हम लोग जो है कि चक्तियाँ का उपयोग करते हैं ऊंट दौड़ने के लिए रेगिस्तान में, अर्थात जो है कि अपने तलवे का उपयोग करके भागता है। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें देखे हैं। जड़त्व क्या होता है, जड़त्व के प्रकार क्या हैं, उसके साथ साथ हम लोग दाब के बारे में देखें, दाब की इकाई के बारे में देखें। तो ये सारी चीज़ों को आपको एकदम अच्छी तरह से कंठस्थ करना है, उसको याद करना है और साथ ही साथ आपको जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, गृह कार्य दिया गया है, इस गृह कार्य को आपको गृह कार्य में कॉपी में करना है। जैसे आपको यहाँ पे दिया है कि जड़त्व किसे कहते हैं। पहला प्रश्न है जड़त्व किसे कहते हैं, जो आपको दिया हुआ है। जड़त्व के प्रकार लिखकर उदाहरण भी आपको लिखना है, केवल प्रकार ही नहीं, प्रकार के साथ उसका उदाहरण भी हल करना है। और तीसरा है दाब की परिभाषा लिखकर उसकी इकाई भी लिखना है। आपको मालूम होगा ये सब इकाई वगैरह सब कुछ आपको वहाँ पे लिख कर दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और साथ ही साथ इसमें जो पूछे गए प्रश्न हैं शुक्रवार और शनिवार को आपके ग्रुप में उसको भेजना कंपलसरी है, अनिवार्य है, जिससे पता चले कि कौन बच्चा गृह कार्य कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।